गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर कॉलेज से मैं आज आपको होम साइंस बीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर पढ़ाऊंगी, स्वास्थ्य शिक्षा। इसमें जो हमारा टॉपिक पिछली वीडियो में मैंने पढ़ाया था आपको कि कुपोषण या दोषपूर्ण या अपूर्ण पोषण, ये वाला जो हमारा टॉपिक चल रहा था, इसमें मैंने आपको बताया था कुपोषण क्या होता है और ये किन कारणों से होता है। तो कुपोषण के मैंने सामान्य कारण आपको पिछली वीडियो में बता दिए थे। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, हमारी साइड में हेडिंग लिखी हुई है भोजन संबंधी कारण। भोजन संबंधी वो कौन से कारण होते हैं जिनसे बालक बालिकाएं व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाता है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि भोजन संबंधी क्या कारण होते हैं। जैसा कि आप सामने फर्स्ट हेडिंग हमारी लिखी हुई है अपर्याप्त भोजन। अपर्याप्त भोजन क्या होता है? अपर्याप्त भोजन कुपोषण का एक प्रमुख कारण है। अच्छे पौष्टिक भोजन का अभाव है। निर्धनता और अज्ञानता के कारण भोजन या तो मात्रा में कम हो सकता है या उनमें ऐसे तत्व कम हो सकते हैं जो शरीर के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। अपर्याप्त भोजन, यदि व्यक्ति, बालक, छात्र छात्राएं अपर्याप्त भोजन ग्रहण करती हैं तो वे कुपोषण का शिकार बन सकती हैं। अपर्याप्त भोजन क्या होता है? जिसमें सारे पौष्टिक तत्वों की मात्रा पर्याप्त मात्रा में ना पाई जाए। कुछ व्यक्ति अज्ञान होते हैं, अज्ञानता के कारण उन्हें पौष्टिक तत्वों की जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण वो भरपूर मात्रा में उनके शरीर को पौष्टिक तत्व नहीं मिल पाते हैं। जिस भोजन में सारे पौष्टिक तत्व भरपूर मात्रा में ना पाए जाएं वो कहलाता है अपर्याप्त भोजन। जैसे विटामिन, प्रोटीन आदि की कमी रहना, लेकिन विकास में अवरुद्धता होगी एवं शक्तिहीनता प्रकट हो जाएगी तथा शरीर में आवश्यक तत्वों के कमी के कारण चिन्ह दृष्टिगोचर होंगे। सेकंड हेडिंग जैसे कि आप हमारी देख रहे हैं वो अनुपयुक्त भोजन। अनुपयुक्त भोजन क्या होता है? ये भोजन संबंधी आवश्यकताएं आयु और व्यवसाय के अनुसार भिन्न भिन्न होती हैं। जो हमारी भोजन संबंधी आवश्यकताएं होती हैं वो हमारी आयु पर और हम क्या व्यवसाय, क्या कार्य कर रहे हैं उससे संबंधित होती हैं। भोजन जब व्यक्ति की शारीरिक दशा और व्यवसाय के विचारों से मात्रा तथा गुण के अनुपयुक्त होती हैं और यदि ऐसी स्थिति अधिक समय तक रहती है तब दोषपूर्ण पोषण का होना स्वाभाविक ही होता है। अनुपयुक्त भोजन वह भोजन कहलाता है यदि व्यक्ति कोई श्रम कर रहा है, शारीरिक श्रम उसका अधिक है और वह उसको भरपूर मात्रा में पौष्टिक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं, वो अपने शरीर के श्रम के अनुकूल पौष्टिक तत्वों की मात्रा नहीं ले रहा है, उस भोजन को कहते हैं अनुपयुक्त भोजन। यदि व्यक्ति अनुपयुक्त भोजन ग्रहण कर रहा है तब भी वह कुपोषण का शिकार हो जाता है। थर्ड हेडिंग जैसे कि आप हमारे देख रहे हैं भोजन संबंधी कारण में अनुचित भोजन। अनुचित भोजन क्या है? कुछ भोजन अपेक्षाकृत अपचनीय होते हैं। यदि ऐसा अपचनीय भोजन प्रायः खाया गया और भोजन में अधिकांश मात्रा में वह अपचयी सामग्री हुई तो उससे पोषण बाधित होता है। अनुचित भोजन वह भोजन कहलाता है कि भोजन में हमारी कुछ ऐसी चीज़ें पाई गई जिससे वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, अपचयी ही रह गया है, वो हमारे शरीर में पच नहीं पा रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। यदि भोजन हमारे शरीर में पच नहीं पाता है तो व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाता है। ऐसा भोजन जो अपचयी हो उसको कहते हैं अनुचित भोजन। फोर्थ हेडिंग जैसे कि आप देख रहे हैं असामयिक भोजन। असामयिक भोजन क्या कहलाता है? यदि भोजन कुसमय किया गया, यदि भोजन को हम सही समय पर नहीं करते और कभी शीघ्रता से और कभी बहुत देर पीछे, तो अन्य मार्ग को विश्राम और कार्य की सामयिक आदत नहीं हो पाती। इसे प्रायः अपच, कोष्ठबद्धता या अतिसार या परिणाम अपूर्ण पोषण हो जाता है। असामयिक भोजन क्या कहलाता है? यदि हम अपने खाना खाने का टाइम टेबल हमारा गलत हो गया, या जैसे कि हमारा खाने का टाइम है 2 बजे का दोपहर का खाना है, वो खाना यदि हम 11 बजे खा लेते हैं या फिर 4 बजे खाते हैं तो हमारा शरीर उस भोजन को एक्सेप्ट नहीं करता है, वो पचा नहीं पाता है, डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, जैसे कि जब हमारा शरीर भोजन को एक्सेप्ट नहीं करता है खाने को तो हमारे शरीर कुपोषण का कारण बन जाता है। भोजन के बाद परिश्रम करने से, भोजन को भली भांति ना चबाने से, व्यायाम की कमी या बैठे रहने से आदि आदतें
आदतों के कारण भी व्यक्ति कुपोषित हो जाता है। सभी अपूर्ण पोषण के कारण हो सकते हैं। यदि व्यक्ति भोजन करके व्यायाम ना कर रहा हो, व्यायाम ना किया हो, भोजन को ठीक से चबाया ना हो, या वो भोजन करके एक ही स्थान पर बैठा रहा हो, तब भी व्यक्ति कुपोषण का कारण बन सकता है। लास्ट हमारी आप 5th हेडिंग देख रहे हैं, जो है पोषक तत्वों का उचित अनुपात में ना होना। तो यदि छात्रों के भोजन में या बालकों के व्यक्तियों के भोजन में पोषक तत्व उचित मात्रा में नहीं होते तो उनके शरीर का पोषण उचित रूप में नहीं हो पाता है। फलस्वरूप कुपोषण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यदि बालक बालिकाएं व्यक्ति जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं उनके भोजन में पौष्टिक तत्वों की मात्रा पोषक तत्व में सही मात्रा में नहीं है, अनुपात में नहीं है, तब भी बालक या व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो सकता है। जो वो भोजन कर रहा है उसमें सही पौष्टिक तत्वों की मात्रा होना जरूरी है। इसका उपचार क्या है, इसका ट्रीटमेंट मैं आपको बताती हूँ कि यदि प्रत्येक बालक को महीने में एक बार अवश्य तौलना और नापना चाहिए। खुद के लिए व्यक्ति को अपना वेट हर महीने तौलना चाहिए व अपनी लंबाई को नापना चाहिए। यदि उसके भार या नाप में 2 बार तौलने पर भी कोई वृद्धि नहीं है तो बालक की पूर्ण रूप से चिकित्सीय परीक्षण की जानी चाहिए। यदि आप अपने शरीर को एक बार अपना वेट चेक किया तो कम दिखाया, अगर दूसरी बार आप तुरंत चेक करते हैं तब भी कम दिखाया, तो आपके शरीर में कोई भी ग्रोथ वृद्धि नहीं हो रही है, तो आप तुरंत जाकर डॉक्टर से परामर्श कराएं। और बालक के माँ बाप से भी बालक के रहन सहन के ढंग के संबंध में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। यदि इस परीक्षण से बालक में कोई शारीरिक दोष या रोग के लक्षण मिलते हैं तो उनका उपचार किया जाना चाहिए। तो ये हो गए हमारे भोजन संबंधी कारण और उपचार मैंने आपको बता दिया है कि शरीर को हमें अपने हर महीने नापना व तौलना चाहिए। यदि हमारे शरीर में कोई वृद्धि दिखाई नहीं देती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अपने शरीर की आंतरिक सुरक्षा के बारे में जानना चाहिए कि शरीर में हमारी कोई बीमारी तो जन्म नहीं ले रही है, कोई बीमारी तो नहीं पनप रही है। ठीक है, तो ये हमारी हेडिंग यही कंप्लीट होती है। आप कॉर्नर साइड में देख रहे हैं एक और हेडिंग लिखी हुई है बोर्ड पे, कुपोषण से उत्पन्न रोग, कि कुपोषण यदि बालक कुपोषित है तो उसके शरीर में कौन कौन से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो पहला रोग जो लिखा है वो है शरीर का भार, वेट ऑफ बॉडी। तो शरीर का भार स्वास्थ्य की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण माना गया है। यदि हम हेल्दी हैं तो हमारा वेट सही होगा, यदि हमारे शरीर का वेट सही नहीं है तो व्यक्ति कुपोषित ही कहलाएगा। शारीरिक परीक्षण में बालक के भार का भी सूक्ष्मतापूर्वक निरीक्षण किया जाना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक भार या आवश्यकता से कम भार दोनों ही परिस्थितियां हानिकारक होती हैं। यदि बालक बालिकाओं का उनकी उम्र के अनुसार वज़न ज़्यादा है तो भी वह हानिकारक है, या उम्र के अनुसार उनका वज़न कम है तब भी वह हानिकारक ही होगा। बालक का भार कैसा संतुलित होना चाहिए उसकी उम्र के अनुसार। हम इस महत्वपूर्ण विषय पर यहाँ विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। एक कहावत है, प्रचलित है कि मोटा होना बुढ़ापे को निमंत्रण देना है, अर्थात अत्यधिक भार से शरीर के कारकों भली प्रकार संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। उच्च रक्तचाप, मधुमेह, डायबिटीज, शुगर, जिगर तथा वृक्क व हृदय संबंधी रोगों में अति भार के कारण नाड़ी तंत्र संबंधी दोष तथा पाचन संबंधी अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। यदि हमारा वज़न आवश्यकता से अधिक बढ़ता है तो कई रोग हमें घेर लेते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप और शुगर, मधुमेह और हृदय संबंधी रोग, वृक्क संबंधी रोग, ये नाड़ी तंत्र, ये सारे दोष हमारे शरीर में आ जाते हैं। योनि, आयु, यौन तथा लंबाई के अनुपात में शरीर का भार संतुलित होना चाहिए। संतुलित भार वाले बालक का शरीर समुचित रूप में कार्य करेगा तथा वह आकस्मिक रोग व अल्प आयु करने वाले बाधाओं से मुक्त रहेगा।
तो सबसे बड़ा कुपोषण से उत्पन्न जो रोग होता है वो शरीर का भार होता है। कई व्यक्तियों को, कई शिशुओं को आपने देखा होगा कि उनके शरीर दुबला पतला है, सिर का आकार उनके बड़ा होता है, या सिर का, गर्दन का आकार बिल्कुल छोटा है, शरीर का आकार बड़ा है। तो ऐसे व्यक्ति कुपोषण रोग से पीड़ित हो चुके होते हैं। सेकेंड हेडिंग आप जो हमारी देख रहे हैं वो है रक्त क्षीणता। कुपोषण से दूसरा जो रोग उत्पन्न होता है वो होता है रक्त क्षीणता। इसको एनीमिया कहते हैं। कि बालक के भार की परीक्षा करने के बाद यदि ऐसा महसूस हो, प्रतीत हो कि बालक का भार आवश्यक भार से कम है, कि उसका भार जितना होना चाहिए वो आवश्यक भार से कम है, तो बालक आलसी या सुस्त है, या उसके चेहरे से पीलापन दिखाई दे रहा है, तो ये निश्चित है कि बालक वह रक्त क्षीणता से पीड़ित है, उसके अंदर खून की कमी पाई गई है। यह रोग रक्त में कुपोषण के कारण अस्वस्थता आने से होता है, जिससे लाल रक्त कण प्रभावित हो जाते हैं। ये जो रोग होता है ये कुपोषण के कारण ही होता है, रक्त क्षीणता, जिससे लाल जो रक्त के कण होते हैं वो कुपोषण से प्रभावित होते हैं। यह तत्व रक्त को लालिमा प्रदान करता है। हीमोग्लोबिन का काम फुफ्फुस में स्थित वायु में ऑक्सीजन लेना और उसे शरीर के समस्त भागों में प्रसारित करना तथा तंतुओं से निरर्थक पदार्थ तथा कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः फुफ्फुसों में पहुंचाना होता है। रक्त क्षीणता की दशा में लाल रक्त कणों की संख्या, रचना और क्रियाओं में अंतर आ जाता है। यदि हमारे शरीर में रक्त क्षीणता होती है तो चेहरे पे पीलापन दिखाई देने लगता है, बालक का चेहरा सुस्त से दिखाई देता है और हीमोग्लोबिन भी कम होता जाता है। बाकी जो फुफ्फुस होते हैं, हमारे फेफड़े होते हैं, उनका वायु को, ऑक्सीजन को अंदर लेना, उसको बाहर करना, ये क्रियाएं भी उनकी धीरे धीरे कम होती जाती हैं रक्त क्षीणता के कारण। और रक्त क्षीणता होती है कुपोषण के कारण। अब जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं लिखा हुआ है कि रक्त क्षीणता के प्रकार, की रक्त क्षीणता कितने प्रकार से होती है, तो बताती हूँ। पहली रक्त क्षीणता होती है प्राथमिक रक्त क्षीणता, जिसे कहते हैं प्राइमरी एनीमिया। यह लाल रक्त कणों को निर्मित करने वाले अवयवों में विकार हो जाने के परिणाम स्वरूप होती है। अस्थि का गूदा लाल रक्त कणों का निर्माण करना बंद कर देता है। प्रथम रक्त क्षीणता वो कहलाती है जो रक्त के कणों, जो हमारे शरीर में रक्त के कण, अंदर नए नए रक्त के कण बनते हैं, तो वो रक्त के कण धीरे धीरे बनना हमारे शरीर में कम हो जाते हैं, ये कहलाती है प्राथमिक रक्त क्षीणता। दूसरी रक्त क्षीणता क्या होती है, जिसको कहते हैं गौण रक्त क्षीणता, सेकेंडरी एनीमिया। यह साधारण प्रकार की होती है और रक्त विकार के कारण हो जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, नीचे हेडिंग लिखी हुई सबसे लास्ट में, कुपोषण से उत्पन्न रोग में सबसे लास्ट में जो हेडिंग लिखी हुई रक्त क्षीणता के कारण, कि किन कारणों से होता है। तो पहला कारण तो ये होता है कि शरीर के किसी भाग से अधिक रुधिर स्राव होना, कि शरीर के किसी भी भाग से रक्त का बहते रहना, इसके कारण भी रक्त क्षीणता हो जाती है। सेकंड है भोजन की न्यूनता, या ऐसे भोजन जिसमें लोहा और दूसरे लवण या विशिष्ट प्रकार के विटामिनों की न्यूनता हो, कि आप कुछ ऐसा भोजन ग्रहण कर रहे हैं जिसमें लोह लवण की कमी पाई जा रही हो, विटामिन की कमी हो, इसके कारण भी रक्त क्षीणता हो जाती है। असंतोषजनक वातावरण, मतलब जैसे भीड़ भाड़ वाले घरों में शुद्ध वायु का ना होना, सूर्य प्रकाश ठीक से ना मिल पाना, अनिद्रा की कमी, इनके कारण भी रक्त क्षीणता हो जाती है। फिर डिप्थीरिया, गठिया, वृक्क में सूजन जैसे रोगों से बहुत दिन तक ग्रसित रहना। यदि आपको डिप्थीरिया है, गठिया हुआ है, वृक्क में आपकी सूजन है, तो इस सब के, अगर आप इन सब बीमारियों से कई लंबे समय से पीड़ित चले आ रहे हैं तो इनके कारण भी रक्त क्षीणता हो जाती है। या फिर पेट या अंतड़ियों में कीड़े पड़ जाना, पेट में या आंतों में कीड़े पड़ जाते हैं, उसके कारण भी रक्त क्षीणता हो जाती है। दांतों से दोष, अपचन या क्षय रोगीय ग्रंथियों या संधियों से उत्पन्न विष का शरीर में शोषण होना,
ये भी एक कारण है कि दांतों में कोई दोष हो गया है, आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, आपकी ग्रंथियों में भी कोई दोष पाया जा रहा है, इसके कारण भी रक्तक्षीणता हो जाती है। तो ये हो गए हमारे रक्तक्षीणता के प्रकार और रक्तक्षीणता के कारण। लास्ट में सबसे नीचे आप हेडिंग देख रहे हैं उपचार। तो उपचार क्या है इसका कि ऐसे बालक बालिकाओं की ध्यानपूर्वक चिकित्सीय परीक्षा होनी चाहिए और उनके उपचार पर भी ध्यान देना चाहिए। इससे आधारभूत कारणों को खोजना नितांत आवश्यक है। इनके जो कारण हैं, अगर रक्तक्षीणता बढ़ती जा रही है तो उसके कारणों को जल्दी से जल्दी खोजकर उसका परामर्श कराना चाहिए। रक्त में हीमोग्लोबिन की न्यूनता को दूर करने का तुरंत उपचार करना चाहिए, जो भली प्रकार से लौह लवण को शरीर के भीतर पहुंचाने से हो सकता है। यदि रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी भी होती जा रही है तो उसका उपचार तुरंत करें। उसका उपचार ये होता है कि शरीर में लौह लवण हम कितनी तेज़ी से, कितनी जल्दी शरीर में पहुंचा रहे हैं। शांति ना होने के लिए पर्याप्त विश्राम मिलना चाहिए। अगर घर की स्थिति आश्वस्तकर है तो बालक को खुली वायु वाले स्थान पर पहुंचाना चाहिए। इसके साथ हमारा ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। जो हमारा टॉपिक चल रहा था, जो हमारा टॉपिक इसमें आज का चल रहा था, कुपोषण या दोषपूर्ण या अपूर्ण पोषण, ये वाला चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक न्यू चैप्टर लेकर आऊँगी जो होगा प्राथमिक चिकित्सा सेवा।